चलिए सब जुड़ गए होंगे तो क्लास शुरू करते हैं। थोड़ा सा लेट तो हो गया क्लास। चलिए, वंदना, निकिता, वंदना। कल हम लोग लास्ट क्लास किए थे समांतर श्रेणी, अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन एपी। आज हम लोग पढ़ेंगे जीपी, जिसको हम लोग गुणोत्तर श्रेणी कहते हैं। एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट है, समांतर श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी में अंतर और किस प्रकार से उसमें हम लोग किसी पद का मान निकालते हैं, बेसिक थोड़ा समझ लेंगे। और कल का मैं टॉपिक भी बताऊंगा ताकि उसको और इसको समझ सकें आप। क्योंकि प्रोजेक्टर का उपयोग अभी केवल और केवल लाइट के लिए किया जा रहा है, तो आप लोग को केवल हस्तलिखित चीजें भी मिलेगी आज मैथ्स की क्लास में। कल हम लोग समांतर श्रेणी में देख रहे थे कि कोई पद जो होता है किस रूप में आगे जाता है, एक निश्चित मात्रा में आगे बढ़ता है और उसका हम लोग या तो योगफल निकाल सकते हैं कितना पद था, और या फिर उस पद का मान निकाल सकते थे। आज हम लोग देख रहे हैं जो टॉपिक, वो होगा गुणोत्तर श्रेणी, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीपी, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। ये है क्या, किसका कॉन्सेप्ट क्या है, जीपी किसको कहेंगे, जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशन किसको कहेंगे, आपको थोड़ा सा इस चीज को ध्यान देना। 1 2 3 4 ये चीजें आगे बढ़ रही हैं, तो इसमें आप लोग देखते हैं कि एक सीरीज के रूप में, समान अंतर के रूप में आगे वो संख्याएं बढ़ती हैं। जो चीजें समान अंतर के रूप में आगे बढ़ती थी, समान अंतर के रूप में, वो कहलाता है आपका समांतर श्रेणी, समानांतर या समांतर श्रेणी, अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन या एपी। लेकिन आज हम बात करेंगे गुणोत्तर श्रेणी। वो समान अंतर में बढ़ता था, इसलिए जैसे इसमें 1 2 3 4 एक एक के अंतर में बढ़ रहा है, ये 2 4 6 8 2 2 के अंतर में बढ़ रहा है, समान अंतर में बढ़ रहा था। और समान अंतर में बढ़ने के कारण हम लोगों को 4 और 2 क्या करते थे, हम लोग माइनस करते थे, है ना, तो हम लोगों को अंतर पता चलता था। गुणोत्तर श्रेणी क्या है, जीपी होता है किसी भी समांतर श्रेणी का या एक गुणोत्तर श्रेणी का ऐसा स्वरूप जो आनुपातिक वृद्धि करे, आनुपातिक वृद्धि या बढ़ोतरी, ऐसे जितने भी क्या मिलेंगे आपको, तथ्य मिलेंगे, आनुपातिक वृद्धि या बढ़ोतरी होने पर क्या कहलाएंगे, गुणोत्तर श्रेणी कहलाते हैं, जियोमेट्रिकल। यहाँ पे अनुपातिक का मतलब, अब देखिए मैं संख्याएं एक क्रमशः लिख रहा हूं, इसमें और इसमें अंतर आप बताइएगा। मैं लिखता हूं यहाँ 2 4 8 16 32, ऐसे मैं आगे बढ़ाते जाता हूं। अगर मैं लिख देता हूं 3 6 12 24, ये इनडेफिनिट, अनंत तक। इन दोनों पदों पर, ये दोनों सीरीज पर और इस दोनों सीरीज पे डिफरेंस है। ये डिफरेंस संख्यात्मक रूप से एक क्या दिखलाता था, सार्वांतर दिखलाता था। और इसको अंतर को पहचानने का तरीका ये होता था, ये कितना ज्यादा है। मतलब 4 में 2 कम करेंगे तो 2 का अंतर दिख रहा था, 6 में 2 कम करते थे 2 का अंतर दिख रहा था, 8 में 2 कम करे तो 2 का अंतर दिख रहा था। गुणोत्तर श्रेणी कहता है कि इसमें डिफरेंस जो दिखेगा, अंतर दिखेगा, वो किस रूप में होगा, रेशियो के रूप में होगा, अनुपात के रूप में होगा। तो अनुपात के रूप का मतलब है, अगर मैं इसमें सर्वांतर निकालते थे तो हम लोग क्या करते थे, डी बराबर इस संख्या को इस संख्या से घटाते थे। यहां पर आप लोगों को सर्वांतर शब्द का उपयोग ना करके सार्व अनुपात शब्द उपयोग करना पड़ता है। हाँ, इसमें देखिए सार्वनुपात, सार्वनुपात का मतलब होता है इन पहले और दूसरे संख्या के बीच कितने का अनुपात है, दूसरे और तीसरे के बीच कितने का अनुपात है। अनुपात का मतलब होगा कि हम लोग अगर 4 को दूसरी संख्या को पहले संख्या से भाग देते हैं तो कितना आता है, तो कितने बार में जाएगा, 2 1 2 2 4, 2 टाइम में गया। फिर इसको अगर चेक करते हैं, ये 8 है और उसके पहली वाली संख्या 4 है,
तो 4 एकम 4 और 4 दूनी 8। तो यहाँ पर सारा अनुपात को r से दर्शाया जाता है, और r से दर्शाया गया मतलब r मतलब होगा 2। इन दोनों के बीच का सार्वा अनुपात, उसमें सार्वांतर होता था, डिफरेंस d होता था, यहाँ d के बदले r आएगा। तो हम जाने कैसे कि ये गुणोत्तर श्रेणी है या समानांतर श्रेणी है? तो एक आइडिया होता है कि ये जो संख्याएं जो आगे बढ़ती जाएंगी गुणक के रूप में, गुणा के रूप में, 2 दूनी 4 तो 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 तो 16 दूनी 32, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, गुणा के रूप में आगे बढ़े तो गुणोत्तर श्रेणी होगा। संख्या जोड़ के रूप में आगे बढ़े, समानांतर में आगे बढ़े तो समानांतर श्रेणी होता है। तो दोनों में डिफरेंस समझ गए होंगे आप लोग कि आप लोगों को अगर पूछा जाए कि कौन सा श्रेणी समानांतर है और कौन सा श्रेणी गुणोत्तर है, तो गुणोत्तर श्रेणी और समानांतर श्रेणी में ये अंतर होता है। डिफरेंस निकालना होता है तो डिफरेंस अनुपातिक निकलता है। तो अब देखिए, जब हमको प्रश्न क्या होगा, दोनों का सेम नेचर का होगा, इसमें कोई पद आपको मिलेगा और पूछा जाएगा कि ऐसे आगे बढ़ते जाते हैं तो इसमें कितने पद हैं, 1 2 3 4 5, 5 पद हैं। हो सकता है ऐसा आपको मान दे करके ऐसा अनंत तक संख्या दे दे और पूछा जाए कि अब बताइए ऐसा आगे बढ़ते जाते हैं तो 20वां पद क्या होगा। ये 1 2 3 4 5वां पद है, आगे बढ़ते जाए तो 20वां पद का मान क्या होगा। तो 20वां पद का मान के निकालने के लिए क्या कॉन्सेप्ट है, पहला तो हम लोगों को प्रथम पद क्या माना जाता है, ए। प्रथम पद को हमेशा समानांतर श्रेणी में और गुणोत्तर श्रेणी में प्रथम पद हमेशा क्या होता है, ए होता है। प्रथम पद ए होता है। अगर दूसरा पद कहा जाए, दूसरा पद निकालेंगे द्वितीय पद, तो द्वितीय पद का मतलब होता है ए तो रहेगा ही, साथ ही साथ आर इसके साथ आ जाता है, r माइनस 1 या r। द्वितीय पद ये कैसे निकलता है, r 1 माइनस 1, इसका रूल्स होता है, मतलब 1 ऋण 1, ये क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, और r का मान शून्य हुआ मतलब 1, एक ही हो जाएगा। तृतीय पद निकाला बोला जाएगा आपको, तृतीय पद कहा जाएगा तो तृतीय पद हो जाएगा ar की घात में 2, क्योंकि तृतीय पद मतलब 3 माइनस 1 होगा, तो 3 माइनस 1 का मतलब हो गया 2। चतुर्थ पद, तो अब ये समझ में आ जाना चाहिए कि अगर हम जिस पद का मान निकालते हैं उस पद से एक कम करके r के घात में आपको संख्या लगाना होगा जो इस पद का प्रतिनिधित्व करेगा। दो चीजें बताने का प्रयास कर रहा हूं, इनके बीच का डिफरेंस, वो डिफरेंस प्लस माइनस का नहीं होता, अनुपात के रूप में होता है, बटे के रूप में होता है, डिवाइड होता है, फिर जो अंतर आता है उसको सर्वानुपात या r से दर्शाया जाता है। उसके बाद प्रथम पद को अगर बताना होगा तो प्रथम पद को a बोला जाता है जो दोनों में काम करता है। द्वितीय पद कहा जाएगा, तो द्वितीय पद ये आया कैसे है इसको समझिए। अगर इसमें प्रथम पद a है, a बराबर 2 है, तो द्वितीय पद मैंने ar लिखा है, तो ar का मतलब हमने डिफरेंस क्या निकाला था, 4/2, तो a का मान 2 है और r का मान भी 2 है, तो 2 दूनी 4, ये सिद्ध हो रहा है कि ar का मान 4 है। अगर पहला पद है तो दूसरा पद है, तीसरा पद 1 r की घात में 2, तो a का मान 2 है और r मतलब 2 की घात में 2, तो 2 हो गया और 2 की घात में 4, 4 दूनी 8, ये ऐसे बढ़ते जाता है प्रथम पद चतुर्थ पद। तो जिस पद का मान निकालना होगा, इसी कारण से इसका सार्वजनिक सूत्र होता है किसी गुणोत्तर श्रेणी का nवां पद। क्या कहा जाएगा, किसी गुणोत्तर श्रेणी का nवां पद। तो यहां पे मैं लिख देता हूं, दिख रहा होगा तो, दिख रहा है स्क्रीन में, चलिए गुणोत्तर श्रेणी का हम लोग लिख लेते हैं, किसी गुणोत्तर श्रेणी का गुणोत्तर श्रेणी n मतलब जो भी संख्या का मान पूछेगा उसको आप लोग पुट करेंगे, श्रेणी का nवां पद निकालना होगा तो आप क्या करेंगे, ar n-1, ar n-1। अब ये कैसे n-1, मतलब जैसे हम लोग ऐसा कर रहे हैं, a का मान तो रहेगा ही, r का मान उसके अनुपातिक रूप से आपको r का मान पता करना पड़ेगा, और जो संख्या का जैसे 10वां पद निकालना होगा तो 10 - 1 9,
12वां पद निकालना होगा तो 12 माइनस 1 ये होगा। ये किसी भी श्रेणी का nवां पद निकालने का फॉर्मूला होता है। इसको आप लोग एक साथ जो भी लिखाया जा रहा है उसको एक एक करके लिखते भी जाएंगे तो चीजें समझ में आएंगी। पेन कापी लेके बैठे, ऐसे ही देखने से काम नहीं बनने वाला। कभी कभी हम लोग उसमें पढ़े थे, अंतिम पद दिया रहता है, अंतिम पद को हम लोग किससे दर्शाते हैं? एल से। और अगर अंतिम पद दिया हो तो एनवा अंतिम पद एल हो तो एन का मान निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग? एल बराबर फिर से वही ए आर एन माइनस 1, इसी का प्रयोग करेंगे। या किसी का भी मान निकालना हो, आर का मान निकालना हो, ए का मान निकालना हो, एल का मान निकालना हो, तो यही सेम फार्मूला आपको हर जगह उपयोग करने पड़ेंगे। ठीक। तीसरा चीज और लिख लीजिए, किसी गुणोत्तर श्रेणी का अंत से एनवा पद, अंत से एनवा पद। ये अंत का मतलब क्या है? जैसे मैं अगर लिख देता हूं 2 4 6, इधर लिख देता हूं 120 2 4 8, 120 240। अब पूछा जाता है कभी कभी कि अगर 2 से लेकर 240 तक कोई संख्याएं हैं, इस संख्याओं में अगर हम लोग 240 से पीछे से आते जाएं तो इसका 12वां पद क्या होगा? तो निश्चित रूप से 12वां पद पीछे से कहा जा रहा है तो ये ए का मान ए हो जाएगा। या ए ना लिख करके इसको हम लोग एल कॉन्सेप्ट से भी निकाल सकते हैं। तो इसके लिए ये जो फॉर्मूला है इसको आप लोगों को क्या करना पड़ेगा? एकदम ध्यान रखेंगे, बदलना पड़ेगा। अगर अंत से एनवा पद निकालना हो तो एल बाय आर एन माइनस 1। अब बोलोगे ए कहां गया सर? क्योंकि ए एल जो है इसके लिए ए का काम करेगा, क्योंकि लास्ट पद से हमको इधर जाना है तो वही एल है और वही ए है। इससे आप लोगों को डायरेक्टली किसी पदों का एनवा पद निकल सकता है। क्योंकि समांतर श्रेणी आप लोग पढ़े हैं तो तीनों चीजें समझ में आ रही होंगी। किसी पद का एनवा पद क्या होता है और एन पद क्या होता है, एन क्या होता है। फिर से बता देता हूं, एनवा पद क्या है? जैसे कोई संख्या लिखी होती है 2 4 8 16 32 64 128, उसके बाद कितना होगा? 264 512 1024, ये गुणात्मक रूप से बढ़ते जाता है। ठीक। अब ये कोई संख्या है या कोई पद इस रूप में गुणोत्तर श्रेणी में व्यवस्थित किया गया है और आपसे पूछा जाता है कि छठवें नंबर पे कौन सी संख्या है, मतलब छठवां पद क्या है। तो आप लोग यही इसको रख के गिनना है, आपको केवल देख कर ही गिनना है छठवां पद क्या है। तो आप करेंगे पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा, पांचवा, छठवा। छठवां पद जो है 64 है। तो ये छठवां पद हो गया एन। एन मतलब पदों की संख्या, एन मतलब पदों की संख्या और पदों का मान। ये पदों की संख्या मतलब छठवां है पद है और पद का मान 64 है। दोनों चीजें ध्यान रखेंगे। कभी कभी आता है कि ये तो हो गया छठवां पद कौन सा है, तो छठवां पद 64 है। दूसरा रिवर्स क्वेश्चन कि इस पूरे श्रेणी में सीरीज में जो 264 है, 264 है, वो कौन से नंबर में है या उसका कौन से पद का मान 264 है। तो फिर से ये तो छठवां था, सातवां और आठवां, तो आठवां 264 है या आठवां क्या है, तो आठवां 264। 264 कौन से नंबर पे है? 264 आठवें नंबर पे। दोनों का एक ही मतलब होता है। तीन फार्मूले हैं, तीनों को लेकर के प्रश्न करते हैं। चलिए प्रश्न लिखेंगे आप लोग। इसको मैं हटा देता हूँ, फार्मूला लिख लिए होंगे तो बताएंगे।
क्वेश्चन दे। चलिए पेन का पेन उठाइए और आपको इस वाले फार्मूले का यूज करना है जो जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशन में nवा पद निकालना है। क्वेश्चन है, क्वेश्चन फर्स्ट, कभी कभी आपको गुणोत्तर श्रेणी या जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशन लिख के मिलेगा, कभी कभी लिखकर नहीं मिलता है। तो आपको पहले चीज को पहचानना जरूरी है। ये रेशियो में बढ़ता है और वो संख्यात्मक रूप से वृद्धि करता है। गुणोत्तर श्रेणी 5, 10, 20, 40, इनडेफिनिट में सत्रहवां पद का मान क्या है? उम्मीद है मैं फार्मूला हटाया नहीं हूं। इस फार्मूले का यूज करके बताइए कि मान क्या हो सकता है। चलिए बड़ा ना करके मैं 7वां लिख देता हूँ, बहुत लंबा हो जाएगा। 7वें पद का मान बता दीजिए। 17 मत करके 7वां फर्स्ट क्वेश्चन है, परेशान नहीं होना आप लोग। फार्मूला ऊपर लिखा हुआ है और क्वेश्चन बहुत इजी है। 5, 10, 20, 40 इंडेफिनिट में आपको 7th जो पद है, 7वां पद है, उसका मान निकालना है। फार्मूला है a इंटू आर टू द पावर 9 n-1। यहाँ पे a की वैल्यू हो जाएगी फर्स्ट प्रथम पद a इक्वल टू 5। उसके बाद यहाँ आप लोग लिखेंगे, सर्वांतर लिख रहे थे उस समय d लिख रहे थे, यहाँ सर्वांतर r लिखेंगे। r निकालने का तरीका होता है जो नेक्स्ट जो संख्या है उसको पहले संख्या से क्या कर दें, भाग दे दें। या एक ये इसको हम लोग डबल कर रहे हैं कि ट्रिपल कर रहे हैं या 4 गुना कर रहे हैं, गुणाता है तो 5 दूनी 10, 2 ही कर रहे हैं, डबल कर रहे हैं। 10 दूनी 20, डबल कर रहे हैं। 20 दूनी 40, डबल कर रहे हैं। या फिर इसको हम लोग कर लें 2। आपको मिल गया 5, 7 एंड 7th पद, तो n इज इक्वल टू 7। फार्मूला है a r n-1। a की वैल्यू 5 है इंटू r की वैल्यू है 2 और 7 -1, ये हो जाएगा 5 इंटू टू द पावर 6। यहीं पे आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा कि किसी का हम लोग आगे जाते जाते हैं तो इसका मान क्या हो सकता है। 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 1 2 3 4 5 6 और 7, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 दूनी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, 5 गुना 64। तो इसको 5 चौक 20 कर लेंगे और 5 का टेबल 6 टाइम पढ़ेंगे, 6 पंच 33 और 2 32, C20 आएगा आंसर। ठीक है, 6 टाइम किए ना। तो जिनका अरे नहीं दिख रहा होगा, चलिए सभी का आंसर सही है, 320 आंसर आएगा। मैं थोड़ा सा प्रश्न का लेवल बढ़ाता हूँ। ये जो सहायक शिक्षक वाले क्लास है ना, उसमें यह टॉपिक नहीं है, वर्ग 3 में नहीं है और वर्ग 2 में ही ये टॉपिक है, तो ध्यान रखेंगे। चलिए क्वेश्चन में फिर से चेंज करता हूँ। अब क्वेश्चन चेंज में आपको कुछ चीजें भी जाननी जरूरी है। टू 4 8 16 इंडेफिनिट में 5th नंबर का
पद का मान क्या है? 2 4 8 16 है फिफ्थ। सभी लोग कमेंट्स करें ताकि मुझे समझ में आए कि आप लोगों का क्वेश्चन बन रहा है या नहीं बन रहा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। अब थोड़ा सा गड़बड़ आ गया था। सभी लोग का आंसर आना चाहिए ताकि मुझे समझ में आए कि आपको समझ आ रहा है। कितना है? 32 आया। किसने किसने सवाल हल किया बताइए। स्मार्ट वर्क करो भाई। पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, 4 पद तो मैं लिख दिया हूं, 5वां पद इसको डबल करना था, है ना। चलिए मैं बनाता हूं, लेकिन फिर भी देखते हैं इसमें आता है कि नहीं आता। ए का मान 2, सारा अनुपात हाफ कर देंगे, ये भी 2 आ गया। एन का मान हो गया 5। क्या है मामला कि आपको निकालना है ए आर एन माइनस वन। ए का मान 2 है, आर का मान 5 माइनस वन, मतलब मैं डायरेक्ट 4 लिख सकता हूं। और आर का मान कितना है? आर का मान भी 2 है। तो 2 को 1 2 3 4 5, ये 4 इसका है, 1 इसका। 2 एकम 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। ये बनाएंगे तो आएगा, लेकिन देख के आप लोग निकाल सकते थे ना। चलिए अब आ जाते हैं हम लोग एग्जाम के दृष्टिकोण से। ये कॉन्सेप्चुअल था कि आपको ऐसे करने पड़ते हैं किसी आंसर को लाने के लिए। ठीक, प्रश्न देख लीजिए। अरे यार इसको मिटा दिया। प्रश्न है, गुणोत्तर श्रेणी √3, 1/√3, 1/3√3 का 15वां पद का मान क्या होगा? 15वां पद का मान क्या होगा? आपको प्रथम पद भी ज्ञात करना है, उसके बाद सर्वानुपात ये निकालना है, और एन बता दिया हूं मैं, एन का मान होता है 15। जल्दी से इसको अब आंसर दे दीजिए। सर वैकेंसी के बारे में ओपी चौधरी ने तो अजीब ही बोल दिए। आओ, बोल दिया है। अब बोला है तो बोला है, क्या कर सकते हैं उसको।
नेता है, कुछ भी बोल सकते हैं। वो जो बयान है जिसको आप बोल रहे हैं कि ओपी चौधरी ने ये बोल दिया, वो कोई ऑफिशियली घोषणा नहीं है। वो बच्चों से बात करते करते वो जो चीज़ें उनको बोला गया, सुने आप लोग ओपी चौधरी ने क्या बोला है। शिक्षक भर्ती के लिए या फिर वैकेंसी निकालने के लिए जो लोग थे उन लोग गए थे माननीय वित्त मंत्री के पास। तो पहले चीज वित्त मंत्री ने कहा कि हमारे पास फंड की कमी है, भर्तियां हम लोग निकालने का प्रयास कर रहे हैं, हमारा टारगेट है कि 5 साल तक बहुत सारे भर्तियां देना है। कल कहा है ये। तो ऐसी बातों बातों में किसी ने मोबाइल से उनकी बातों को शूट कर रहे थे। उसमें ये कहा कि सरकारी वैकेंसी के पीछे मत भागो, वैकेंसी निकल भी जाती है तो सब लोग थोड़ी नौकरी लग जाओगे, इनमें से 2-3 लोग नौकरी लगोगे, बाकी लोग क्या करोगे, नहीं लग पाओगे। उनका उस समय बोलने का ये मतलब था कि शासकीय नौकरी ही विकल्प नहीं है, बहुत सारी चीजें होती हैं, उसको भी आप करते रहिए। ये चीजें उन्होंने कहा था। मतलब मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा हूँ ना विपक्ष में, दोनों ओर नहीं हूँ ना। मैं जो बातें वहाँ चली हैं उसको मैं बता रहा हूँ, वो जो बहुत ज़्यादा भी चर्चा में चल रहा है। तो किसने क्या कहा है, वैकेंसी आएगा नहीं आएगा ये मैटर नहीं करता, आपको अपनी तैयारी जारी रखनी है। जो कंटिन्यूटी जिसके पास है, जितने लोग जुड़े हो, इतने लोग जुड़े हैं, मैं नाम अभी नहीं ले रहा हूँ, लेकिन मैं रोज देखता हूँ कि कौन कंटिन्यू है आज तक जुड़ने के बाद मेरे से, और कौन जुड़ करके वापस आगे पीछे हो गए हैं, सब मुझे पता है। और जो कंटिन्यूटी बना के रखेगा सिलेक्शन उसी का होता है। पहले से कितने भी तोपचंद हैं लोग, एग्जाम टाइम में या कंटिन्यूटी नहीं रखें तो सब बाहर हैं। चलिए इसको देख लेंगे। तो कौन क्या बोलता है वो सब छोड़िए, आपकी तैयारी अच्छी होनी चाहिए, इसको ध्यान रखेंगे। प्रथम पद आप लोग लिखेंगे अंडर रूट 3। सर्वानुपात निकालने का क्या तरीका होता था, मैंने बताया कि 1/√3 करना है। इससे क्या होगा, इसको हम लोग काटते हैं तो इसको किस रूप में लिखते हैं, जब दो भिन्न आपस में फिर से भिन्न बन जाते हैं तो उसको लिखने का तरीका कैसे है, जैसे इसमें लिखा हुआ है 1/√3, ये एक पद है अपने लिए, फिर बटे बड़ा बड़ा है, डिवाइड के चिन्ह और अंडर रूट 3। हमको ये पता है कि कोई संख्या अगर सिंगल है, अगर उसको भिन्न के रूप में लिखते हैं तो वे हमेशा इस रूप में लिखा जाता है। तो इसको सॉल्व करते कैसे हैं, पहले तो ऊपर के जो मान है 1/√3 को डिस्टर्बेंस नहीं करते, कोई डिस्टर्ब नहीं करते हैं। हाँ, अब इसको इस बटे को सॉल्व करने के लिए हमको इसके स्वरूप में परिवर्तन करना पड़ता है, अर्थात ये डिवाइड है उसको इनटू करना पड़ता है। तब डिवाइड है इनटू, तो नीचे का जो हिस्सा होता है अंश हर हो जाता है, हर अंश हो जाता है। तो √3/1 1/√3 हो जाएगा। ये हो गया। यहाँ पे सर्वानुपात निकालने के लिए मैं वहां कर रहा हूँ ना। अब देखिए इनको इंटू करेंगे, एक एकम एक, और अंडर रूट थ्री दोनों सेम होते हैं, इसी कारण से दोनों अंडर रूट को आधा माना जाता है, तो आधा आधा एक पूरा 3 बन जाएगा। तो ये जो है इसका मान हो जाएगा 1/3, सार्वनुपात का मान 1/3 हो जाएगा। निकालना क्या है हमको, 15वां पद। 15वां पद का कहने का मतलब है कि हम लोग निकालें T15 ARN-1, इसका मतलब है ए का मान हो गया √3 इंटू आर का मान हो गया 1/3, और ब्रैकेट में हो गया 15 माइनस 1 14, 15 1 माइनस 14, ये इसका आंसर है। हाँ, गुणा आप इसको क्या गुणा करेंगे, ये इतनी संख्या है कि आपको ऐसे प्रश्न को गुणा करने के लिए कभी नहीं मिलेगा भैया। 14 बार गुणा कैसे कर सकते हो किस चीज को, तो यहीं पे आप लोग उत्तर दे सकते हैं, क्योंकि प्रश्न में ऑप्शन बी में ही यही है। ठीक है, या फिर इसको आगे गुणा करते जाएं तो इसको और टुकड़े टुकड़े में क्या कर सकते हैं, मैं इसको ये कर सकता हूँ क्या, देखिए ये सही है कि नहीं, √3 कर सकता हूँ, और इस 1/4 को 1/3 गुना फिर 1/3 √13 कर देता हूँ। फिर इस 1/3 को 1/√3
1/√3 इंटू, नीचे दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा, ठीक। यहां से ये क्या हो जाएगा, गुणा है तो कट जाएगा, अब बच जाएगा 1/√3, तो गुना 1/√3, ये फाइनली ये आंसर आ जाएगा, ये वाला, ये हो सकता है। लेकिन जब ऑप्शन में ही यहीं तक का रुक चुका है, मैं आगे इसको नहीं बढ़ा रहा। चलिए अब देखिए, थोड़ा सा अब आगे बढ़ते हैं। सभी लोग का है आंसर? जयश्री जी, आप शायद 2-3 दिन से नहीं जुड़े हैं, इसलिए आपको ये चीज़ें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि वैकेंसी भी लेट है, जिस प्रकार से सरकार का ही चल रहा है रवैया, तो लेट है, इसकी वजह से हम लोग किसी चीज़ों को बहुत आराम से और पूरे कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ेंगे, ये मैंने बात कही है। और टाइमली टेस्ट भी होगा, ये भी मैंने बोला है। तो आप शायद नहीं जुड़ पाए थे, इसी वजह से आप फिर से वही प्रश्न आप कर रहे हैं। तो मैं सभी को बोला हूँ कि अभी समय है, तो आप लोग किसी चीज़ को बिना किसी प्रेशर के आप पढ़ सकते हो, कोई दबाव नहीं है आपको कि कल पेपर है, 1 हफ्ते बाद पेपर है, तो मुझे बहुत सारा पढ़ना है। यही आपके पास टाइम रहता है कि किसी भी चीज़ का कॉन्सेप्ट ले लो, दबाव ही नहीं है, कॉन्सेप्ट लीजिए और समझिए चीज़ों को। अब ये जो क्वेश्चन हो रहा है, इससे रिलेटेड आपका क्या काम है भाई, वीडियोस देखिए, क्वेश्चन ढूंढे, उसको हल करें, तो कॉन्सेप्ट बैठते जाएगा। आप क्वेश्चन देखिए, किसी गुणोत्तर श्रेणी का चौथा पद, फोर्थ जो पद है 16 है, तथा सातवां, सेवंथ जो है पद है 128 है, तो उस गुणोत्तर श्रेणी का आपको 11वां पद ज्ञात करना है। तो समांतर श्रेणी का एक कॉन्सेप्ट था, जब चौथा पद कहे तो हम लोग डायरेक्ट कैसे लिख रहे थे, वैसा ही इसी सूत्र में हम लोग उसको किस शब्दावली में लिख सकते हैं, इसको देखिए। तो श्रेणी में आप लोगों को, जो गुणोत्तर श्रेणी में, ये बताइए, प्रथम पद दिया है क्या, कॉन्सेप्ट समझिए, प्रथम पद दिया है क्या, नहीं दिया है, द्वितीय पद नहीं दिया है। जब प्रथम और द्वितीय पद नहीं दिया है, तो हमको आर की वैल्यू कैसे पता चलेगी भाई, नहीं पता चल पाएगी। एक प्रॉब्लम है कि हमको ए भी नहीं दिया है, फर्स्ट पद नहीं दिया है, और ना ही सेकंड और थर्ड पद दिया है। यही हमको डिसाइड करता कि आर की वैल्यू या फिर उसके बीच अंतर कितना है अनुपातिक रूप से, और फर्स्ट का मान कितना है, दोनों गायब है। तो हमारे पास एक आइडिया रहता है कि जो मान दिया है उसी को हम लोग उसी रूप में लिखें। तो श्रेणी का चौथा पद, जो फोर्थ पद है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए आर की घात में 3 लिख सकते हैं। या फिर हम लोग चौथा पद को ऐसा कर सकते हैं n-1, तो n का मान तो 4 है, तो 4 और 1 3, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि चौथा पद लिख सकते हैं। फिर इसी गुणोत्तर श्रेणी का सेवंथ पद, आवाज दे, ए आर की घात में 6। तबियत ठीक नहीं, ठीक, कोई बात नहीं। चलिए, दो चीजें समझ में आ रही है। फोर्थ पद के लिए ए आर के मान ए आर टू द पावर 3, सेवन पद के लिए ए आर टू द पावर 6। फिर से आपको फिर क्या ध्यान देना है, मान कितना है इन दोनों का, ए आर की घात में 3 का मान है
16, सेवेंथ पद का मान है 128। ये भी चीजें समझ में आ रही होंगी। फिर से मैं समानांतर श्रेणी अर्थमेटिकल उसमें प्रोग्रेशन में जाता हूं और एक चीज आपको बताया था कि जब हम लोग इस पदों को लेते थे, क्योंकि वो श्रेणी जो होती थी पर प्लस प्लस होकर आगे बढ़ती थी, इसी कारण से दोनों पद को हम लोग माइनस से प्लस करते थे। ये भी ठीक। यहाँ पर हम लोग गुणक के रूप में जाते हैं, तो इन दोनों को संक्रिया में भाग लेने के लिए दोनों को भाग देना पड़ेगा। उसमें प्लस माइनस किया जाता था, इसमें भाग दिया जाएगा। तो ये हो गया हमारे लिए समीकरण फर्स्ट और ये हो गया हमारे लिए समीकरण सेकेंड। मैं यहां लिख सकता हूं समीकरण 2 को 1 से डिवाइड करने पर, तो ए आर टू द पावर 6 डिवाइडेड बाय ए आर टू द पावर 3, इसकी वैल्यू 128 है, इसकी वैल्यू 16 है। तो देखिए जब हम लोग डिवाइड करते हैं तो ए और ए कैंसल हो चुका है, इसका 3 पूरा कैंसल और इसमें बचेगा कितने 2 टाइम में, 3 1 3 3 2 6, आर टू पावर 6 बचा, ये पूरा खत्म है। तो आर की पावर 2 बचा बराबर, ये 2 बार में जाएगा 3 बचेगा, 6 माइनस 3 तो 3 होगा, 3 बार में जाए, क्योंकि भाग में हमेशा क्या होता है घातांक माइनस होते हैं। ये कटेगा क्या, ये कितने बार में कट रहा है, 16 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो ये 4 के बाद से काटते हैं, 4 चौक 16 और 4 तिया 12, 4 दूनी 8, फिर 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32, 8 आया। यहाँ पे 3 बार में गया है। आर की वैल्यू आ गई, ये 2 की पावर 3 लिख सकते हैं हम लोग, तो आर की वैल्यू हो जाएगी 2। यहाँ पे ये समझ आया कि नहीं आया, पूरे काटने के बाद 8 बचा, आर की पावर 3 है तो 8 है, तो इसका आर और इसको हम 8 को 2 की जो पावर में 3 लिख सकते हैं, पावर पावर कैंसल, आर की वैल्यू 2 आ गई। फिर भी अधूरा है, हमको श्रेणी का 10वां पद निकालने के लिए फर्स्ट पद चाहिए, अभी भी डिफरेंस 2 है, तो प्रथम पद निकालने के लिए किसी एक में हम लोग मान रख देते हैं। ठीक है, यहां लिख देता हूं मैं आर की वैल्यू ए आर टू द पावर 3 में रखने पर, किसी में भी रखें उत्तर आएगा, में रखने पर, ऐसा ना लिख के मैं लिख देता हूं समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 कहता है ए आर टू द पावर 3 इज इक्वल टू 16, ए इज इक्वल टू टू पावर 3 है तो 2 की वैल्यू 2 है, तो ये मैं लिख देता हूं 8 16, 8 एकम 8, 8 दूनी 16। यहाँ पे हमको ए की वैल्यू भी मिल गई, आर की वैल्यू भी मिल गई, अभी भी उत्तर नहीं आया है। हमको अब दोनों चीजों के लिए इस सीरीज का गुणोत्तर सीरीज का 11वां पद ज्ञात करना है। तो यहाँ पे आप लोग लिखेंगे श्रेणी का उस प्रोग्रेशन का 11वां पद, 11वां पद, तो 11वां पद होगा ए आर टू द पावर 10, ए की वैल्यू 2 इंटू आर की वैल्यू 2 पावर 10। अब इसको क्योंकि 2 की वैल्यू है 10 बार है, तो आप लोग आसानी से गिन सकते हैं, कितना आया था गिन लीजिए। चलिए 11 बार आपको काउंट करना है, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं 2 गुना 2 ऐसे करके 11 बार लिख सकते हैं। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं बढ़ा सकते हैं, तो उसको जोड़ दीजिए फिर, जब 2 2 4 2 4 8 16 32 64 128 264, उसके बाद 264 के बाद 512 1024 1024 के बाद 2048 2048 आ जाएगा। आया है क्या? इसको मैं बचपन में याद करता था इसी टाइम खास, किसी का गुणक क्या क्या कहाँ तक जा सकता है। चलिए दिख रहा होगा 2048,
ये वाला समझ नहीं आया है और समझा दीजिए कहा जा रहा है। देखिए ये कब समझ में आएगा, जब आप समानांतर श्रेणी देखेंगे, क्योंकि आज आपका फर्स्ट क्लास है, पहली क्लास है, तो ये चीजें समझ इसलिए नहीं आएगी क्योंकि आप समानांतर श्रेणी को अच्छे से नहीं समझे हैं। इसमें था चौथा पद 16 है तो ए आर की पावर 3 करेंगे। ये 3 क्यों करेंगे, क्योंकि किसी पद का nवा पद ए आर एन माइनस 1 होता है, तो चौथा पद में 4 लिख के एक कम करेंगे तो 3 हो गया, जिसकी वैल्यू 16 है। उसके बाद ये कहा जा रहा है सातवां पद तो ए आर की घात 6, सातवां पद जिसका मान है 128। समानांतर श्रेणी में इन दोनों को माइनस करते थे क्योंकि वो धन के रूप में आगे बढ़ता था। ये चीजें गुणा के रूप में आगे बढ़ रही है तो इसको भाग देंगे, दोनों को भाग दिए विथ वैल्यू, दोनों के मान के साथ। ये ए आपस में कट गए, इस आर की घात में 3 इस आर की घात में 3 में भाग जाता है, मतलब माइनस होगा, तो 3 6 से 3 माइनस करेंगे 3 बचा। पूरे प्रक्रिया में आर की घात में 3 बचा है, इसको अलग से लिख लिए। यहाँ इस दोनों को भाग दिए तो 8 बार में कटा, इसको लिख लिए। 8 को हम लोग 2 की घात के 3 के रूप में लिख सकते हैं, तो लिख दिए। दोनों घात फिर से कट गए तो आर की वैल्यू आ गई 2। इस आर की वैल्यू को किसी भी समीकरण में रख करके हमको ए का मान निकालना था, तो इस समीकरण में इसको लिख दिए। ए लिख दिए, ए की आर की घात में 3, तो आर का मान कितना था, आर की घात में 3 का मान 8 था, तो 8 को यहाँ लिख दिए। 16 पहले से प्रश्न में था, इसको हम लोग काटे तो 2 बार में चला गया, 2 ए का मान मिल गया। अब देखिए निकालना है प्रश्न में 11वां पद। 11वां पद के लिए ए आर की घात में 10 रखें। 10 क्यों रखें, क्योंकि 11 माइनस 1 करना ही था। 2 गुना 2 की घात में 10, आर का मान यहां से उठाए, ए का मान यहां से उठाए और यहां से इन दोनों को लगातार गुणा करने पर 11 बार गुणा करने पर 2048 आया है। उम्मीद है थोड़ा समझ में आया होगा। क्योंकि समानांतर श्रेणी से ही ये बनता है। चलिए हम लोग अब देख लेते हैं इसका योगफल कैसे निकालते हैं, किसी समानांतर श्रेणी का योगफल। अब पद का मान निकालने आ जाएगा क्या, कभी अगर इस प्रक्रिया में कुछ भी संक्रियाओं को जुना गुणा भाग जोड़ घटाव करने कहा जाए तो इन्हीं पदों का आप लोग करेंगे, ठीक है। वैसे मैं टेस्ट में इस सब की प्रश्नों को, एडवांस प्रश्न और जनरल प्रश्न को डालता रहूंगा ताकि आपको बहुत सारे क्वेश्चंस इससे मिल जाए। अब ये कहने का मतलब है आपके पास समय है, बहुत ज्यादा समय है, बहुत ज्यादा मतलब टॉपिक भी इतने सारे हैं, क्योंकि हम लोग शिक्षक पात्रता परीक्षा के कारण से बहुत अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट टॉपिक को ऐसे ही हम लोग कर लिए, लेकिन हमको वैसे टॉपिक को भी अब विस्तार से करना पड़ेगा। प्रश्न देखिए, टॉपिक देखिए, अब गुणोत्तर श्रेणी का योगफल। हमने इसका nवा पद n पद निकाले। अब हम लोग किसी गुणोत्तर श्रेणी का योगफल कैसे निकालते हैं। योगफल का मतलब है कोई ऐसा आपको पद मिलेगा जो किस रूप में होगा, गुणोत्तर श्रेणी का ही है, उन सब को जोड़ने पर क्या आएगा, ठीक। तो जैसे यहां पर फिर से मैं लिखता हूं 3 6 12 24 48 में 6 पदों का योगफल क्या होगा। 6 पदों तक का योगफल क्या होगा, तो निश्चित रूप से आप देखिए, देख कर समझिए ये समानांतर श्रेणी है कि गुणोत्तर श्रेणी है। अगर इसी को मैं लिख देता 3 6 9 12 15 18, तो ये किस रूप में बढ़ रहा है, 3 और 3 मतलब 3,
इसका अंतर 3, इसका अंतर 3, इसका अंतर 3, इसका अंतर 3। ये जो अंतर है एक समान होता है तो समानांतर श्रेणी होता है, समान अंतर का श्रेणी। ऊपर देखते हैं तो ये समांतर श्रेणी का एग्जाम्पल था। ऊपर क्या देखते हैं हम लोग, इसको देखें, 3 दूनी 6, डबल हो गया, 6 और 6 12, फिर 12 24, फिर 24, इतने डिफरेंस जा रहे हैं। फिर इसको देखें डिफरेंस का, तो यहाँ का डिफरेंस देखें, दोनों का 3 का डिफरेंस, फिर 6 का डिफरेंस, फिर 12 का डिफरेंस। इन दोनों का डिफरेंस देखते हैं, फिर 3 का डिफरेंस, फिर 6 का डिफरेंस। इन दोनों का डिफरेंस देखते हैं, 3 का डिफरेंस। ऐसा निकाला जाता है ना किसी सीरीज को आगे क्या होगा। तो इतना मेहनत ना करके आप लोग देखें कि ये 3 जो है 3 के एक निश्चित अनुपातिक रूप से डबल हो रहे हैं। मतलब 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48। तो आपको क्या ध्यान रखना है, इनको अब पूछा जाता है कि योगफल ज्ञात कीजिए। तो निश्चित रूप से आप इसको जोड़ेंगे, 3 और 6 9, 12 से जोड़ेंगे, 12 को 24 से जोड़ेंगे, 24 को 48 से जोड़ेंगे, क्योंकि कितने पद हैं, 1 2 3 4 5, और छठवां पद भी पता करना है आपको, उसके बाद उसको फिर से जोड़ना है। तो आप ऐसा ना करके गुणोत्तर श्रेणी के नियमों का पालन करेंगे या उसके तरीके या सूत्रों का पालन करेंगे। इसके लिए जो तरीका है कि अगर प्रश्न इस रूप में हो और इनके डिफरेंस सर्वांतर, यदि यहां लिख लेंगे, यदि सर्वांतर, सर्वांतर को किस सिंबल से दर्शाते हैं, स्मॉल आर से। यदि सर्वांतर का मान, सर्वांतर निकालेंगे और उसका मान 1 से कम हो। दो कॉन्सेप्ट आता है इसमें, सर्वांतर को जानना जरूरी है, उसका मान कितना से 1 से कम हो या छोटा हो। तो आपको योगफल निकालने के लिए किस नियम का उपयोग करना पड़ेगा, a1 माइनस r टू द पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस r। अब देखिए सूत्र फार्मूले जब तक याद नहीं होंगे, इसलिए कहा जा रहा है कि कॉन्सेप्ट लो और चीजों को अच्छे से माइंड पे रखिए। ये है क्या भैया, ये a का मान है और 1 जो है, क्योंकि अगर r ही बड़ा होगा तो r पहले रहेगा, a बड़ा है तो a पहले है। तो देखिए सर्वांतर का मान 1 से कम हो तो जो कम है r का मान बाद में रहेगा, पावर में n रहेगा, जितने पदों का आपको जोड़ना है और ये निकाल सकते हो। दूसरा कॉन्सेप्ट ये कहता है यदि सर्वांतर r का मान 1 से बड़ा हो तो जस्ट ये चीजें बदल जाएंगी, a अपने जगह में रहेगा ही, r पहले आ जाएगा, a बाद में आ जाएगा, बट r माइनस 1 हो जाएगा। दोनों एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे, बदल जाएंगे। जो बड़ी संख्या है 1 से वो पहले हो जाएगा। सूत्र पहचान आ रहा होगा सबको अब। दोनों चीज याद रहेंगी। ये कौन से कंडीशन में, a का मान नहीं है, यहाँ पे r की वैल्यू आ जाएगी। r निकालते कैसे हैं, 6 को 3 से डिवाइड करके। तो 6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम में जाएगा। जब ये 2 टाइम में गया है तो इसके लिए हम लोग पहला वाला सूत्र उपयोग करेंगे कि दूसरा वाला, दूसरा वाला करेंगे, ठीक, क्योंकि जो r का मान है 2 आया जो 1 से बड़ा है। तो इस सूत्र का उपयोग करें और उत्तर बताएं। तो यहां पर इसके लिए क्या हो जाएगा, इन प्रश्न के लिए a बराबर 3, r बराबर 6/2 मतलब 3
6/3 मतलब 2 टाइम में गया है। और बच गया क्या, इनका योग। तो योगफल बराबर ए आर माइनस वन बाय आर माइनस वन, इसमें टू द पावर n होगा। ए की वैल्यू 3 है, आर की वैल्यू 2 है, टू द पावर n। कौन से नंबर के पद का निकालना है, छठवां पद, तो इसमें 6 लिख देंगे माइनस वन बाई आर की वैल्यू 2 माइनस वन। ये कितना हो जाएगा, नीचे तो कट गया, एक आ जाएगा, ये 3 अपने में आ गया, 2 की घात में 6, 64 हो गया, माइनस 1 63, 3 गुना 63। ये तो गलत आ जाएगा फिर। देखिए n-1 ही होगा, क्योंकि इसका मान भाई, इसका अगला ही पद आंसर आना है, 96 आना चाहिए। चेक करेंगे एक बार, मैं देख लेता हूँ सूत्र एक आध गलत हो गया क्या, सूत्र तो वही रहता है सेम। कितना है आंसर, इसको गुना कर दीजिए, 63 3 किया 9, 6 किया 18। सूत्र सही है मतलब उत्तर सही होना चाहिए, आएगा, कैसे नहीं आएगा, हमको उनका योग निकालना है ना, पद का मान थोड़ी निकालना है। दिख रहा है कि नहीं नीचे तक, 189, जिसका 189 आया होगा आंसर है। क्रॉस चेक कर लेते हैं, अगर छठवां पद तो 96 हो गई, 8 6 14, 14 4 18, 19 20 और 20 9 29, 29 का 9 हो गया 189। आप लोग एनवा पद निकाल रहे थे, है ना, एनवा पद 96 हुआ और उसके बाद सबको जोड़ देना है। दो चीजें ध्यान रखें, पहला क्या चीज ध्यान रखेंगे, आर की वैल्यू 1 से कम है तो एक सामने रहेगा, आर की वैल्यू 1 से ज्यादा है तो आर, मतलब जो बड़ा जो वही सामने, मतलब उसी का मान गुण होगा। सूत्र लिख दिए क्या सब लोग, चलिए मैं अब क्वेश्चन को थोड़ा सा बढ़ाता हूं। ये भी लिख लिए, लिखेंगे गुणोत्तर श्रेणी 2 6 18 54 में 6 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। जितने लोग जुड़े हैं फिर सबका कमेंट्स आना चाहिए, कोई बदलाव नहीं है। आपको क्या ज्ञात करना है, योगफल निकालना है, 189 आया था, इसका आप लोग को 4 पद दिया है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले काम आप अब आर निकालें और ये आर निकालने के बाद ये देखें कि आर 1 से कम है या ज्यादा है, कम होगा तो कम वाला सूत्र, ज्यादा है तो ज्यादा वाला सूत्र। 6 पदों का आपको योगफल निकालना है।
सभी आंसर भेजेंगे फास्ट। बना दें क्या? चलिए, श्रेणी क्या है? ए का मान कितना है? 2। प्रथम पद है ए, तो फर्स्ट पद है प्रथम पद ए बराबर 2। इनके बीच का सर्वांतर कितना है? तो सर्वांतर निकालने के लिए हम लोग क्या करें? 6/2 मतलब 3, सर्वांतर 3। ये जो 3 है आर की वैल्यू है। आर का मान जब 3 आ गया तो 3 तो 1 से ज्यादा, तो 1 से ज्यादा है मतलब इसका योगफल हो जाएगा ए ब्रैकेट में आर की घात में n-1 बटे बिना घात वाला r-1। ए की वैल्यू 2, आर की वैल्यू 3, एन का मतलब छठवां पद यहाँ लिख लेते हैं, एन बराबर 6 है, तो 3 की घात में 6/1। फिर नीचे में 3-1, इसको 2 लिख दूं क्या? मैं यहाँ से 2 लिख देता हूँ। 3 की घात में 6-1 बटे 3 और 1 2, 2 और 2 यहाँ से कट चुके हैं। 3 की घात में 6 कितना होगा? 729 -1 728। ठीक, यहीं पे आप लोगों को मेहनत करना है कि गुणा करके फिर गुणा करके, वही आपका सबसे बड़ा काम है, गुणा करना। 728 सही है सबका आंसर। ऐसे में अच्छा लगता है कि आप सबसे क्वेश्चंस बनते हैं। कई बार आप लोग मुझे संकट में डाल देते हैं, समझ नहीं आ रहा है। चलिए एक रिवर्स क्वेश्चन देखते हैं, हम लोग इसको वो कर देंगे। रिवर्स क्वेश्चन का मतलब है, सब लिख लीजिए। रिवर्स का मतलब है कि हम लोग पदों का मान तो है, लेकिन उसका योगफल आपको दे दिया जाए, उसके बाद आपको निकालने बोला जाए तो क्या करेंगे? प्रश्न है गुणोत्तर श्रेणी ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन जो है 1 4 16 1 4 16, ये आगे जाता है और कहा जाता है कि कितने पदों का मान कितने पदों का योगफल, योगफल पढ़ लें हम लोग, सम, कितने पदों का सम योगफल 341 है। मतलब आपको दे दिया गया है, इसको योगफल को हम लोग एस एन से दर्शाते हैं, सम ऑफ नंबर्स, जितने नंबर है उसकी संख्या। ये टॉपिक खत्म हो जाए तो हम लोग नया चैप्टर शुरू करें। अब इसमें क्या क्या पता करना है सर? ए की वैल्यू दी गई है, ए बराबर 1 है, ध्यान से समझेंगे, ए की वैल्यू 1। आर की वैल्यू हो जाएगी 4/1 = 4, 4 ही हो जाएगा, क्योंकि 4 की गुणक में बढ़ रहा है ये, 1 चौक 4, 4 चौक 16, ऐसे। सम ऑफ नंबर्स 341 है। आपको n की वैल्यू निकालनी पड़ेगी।
सेम है, वही सूत्र तो लगाना है, पहला सूत्र। एल की मान दे दिया रहेगा तो एल नहीं, वो वाला एल, एल की जगह एल रखना है, फिर रिपीट करने की आवश्यकता नहीं प्रश्न को। सेम है, इसको देख लेंगे, थोड़ा सा आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं। अब मैं एक एक करके लिखते जाता हूं जो जो दिया है। गुणोत्तर श्रेणी प्रथम पद, प्रथम पद को किससे दर्शाते हैं? ए की मान है 1। आर बराबर, आर का मान निकालते कैसे हैं? 4/1। और आपको पता है किसी के नीचे में हम लोग हर में एक रहता है तो उसकी वैल्यू हम लोग क्या मानते हैं? उसको गिनते नहीं, 4 ही मानते हैं। उसके बाद योगफल दे दिया है प्रश्न में, योगफल का मान हो गया है 341 और निकालना है एन, एन का मान निकालना है। तो इसका सूत्र क्या होता है? गुणोत्तर श्रेणी के योगफल, आर की वैल्यू किससे ज्यादा है? 1 से ज्यादा है, तो एस एन का मान हो जाएगा ए ब्रैकेट में आर टू द पावर एन माइनस 1 डिवाइडेड बाय आर माइनस 1। ध्यान से देखेंगे, चीजें बहुत आसान है, क्योंकि हम लोग बहुत सारे और प्रश्न किए हैं, उसमें ये कॉन्सेप्ट आएगा। एस एन मतलब पूरे का सम 341 जो है उसके मान को यहाँ लिख देते हैं। ए की वैल्यू प्रश्न के हिसाब से 1 है, ब्रैकेट में आर की वैल्यू 4 है, पावर में एन है -1 डिवाइडेड बाय आर की वैल्यू 4 -1 बराबर 3। तिर्यक गुणा हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पे फिर से हम लोग क्या लिख सकते हैं? एक दो भाग बन गए, ये इस पक्ष और ये वाला पक्ष, ये फर्स्ट साइड सेकंड साइड। ऐसे मामलों में तिर्यक गुणा का कॉन्सेप्ट आपको पता ही होगा, इसका गुणा इससे होता है, इसका गुणा इससे होता है, ठीक। अब देखिए इसका गुणा इससे हो जाएगा तो 3 एकम 3, 3 चौक 12 का 2 हासिल, 1 3 किया 9 और 1 10, 10 23 आया। यहाँ पर इसका गुणा इससे हो गया तो ये हो गया 4 टू द पावर n -1। संख्या संख्या को एक साइड और जो अचर चर राशि है उसके हिसाब से हम लोग बांटते थे, ये भी याद होगा आपको। ये -1 है, अकेला है, सिंगल है, संख्या है, इस नंबर को इधर ले जाएंगे तो 1023 में 1 जोड़ देंगे, क्योंकि माइनस था तो ये हो जाएगा 24, 4 टू द पावर n। अब देखिए एक कॉन्सेप्ट होता है, जब किसी के हाथ में एक संख्यात्मक मान ना हो और किसी वैल्यू को हमको फाइंड करना होता है, तो सेकेंड वाले पक्ष को देखा जाता है कि क्या ये जो मान है, दिखा स्क्रीन में 24 तक, ये जो मान है इस 4 के कितने घातांक का मान है। ये निश्चित रूप से किसी न किसी का घात है, और 4 के घात में हम लोग किसी की वैल्यू रखते हैं तो ये 1024 आना तय है। तो अगर हम लोग देखें तो 4 की घात में हम लोग 5 रखें, मतलब 4 को 5 बार ऐसे 4 गुणित 4 गुणित 4 गुणित 4 गुणित 4 कर दें तो ये आता है 1024। तो मैं इसको 4 टू द पावर 5 लिख सकता हूँ इज इक्वल टू 4 टू द पावर 9। जब आधार समान हो, यहाँ भी एक कॉन्सेप्ट आता है, जब इसको आधार, जब बेस समान हो, इसका ये भी 4 है ये भी 4 है, तो ये दोनों आपस में यहीं से बेस खत्म हो गए, ऊपर के मान अपना एक मुख्य अंक के रूप में काम करता है और ये इस रूप में दोनों घात को लिखा जाता है। तो n की वैल्यू आपको मिल जाएगी यहाँ से 5, ऐसा बनाया जाता है। लिख लेंगे इसको। आगे बढ़ते हैं, नोट डाउन कर लीजिए। ये इसके बेसिक प्रश्न है, योगफल निकालना और इसके बारे में क्या निकालना। हाँ कुछ ऐसे प्रश्न भी आपको आप आ सकते हैं जो बहुत लेंदी हो, तो ऐसे प्रश्नों को मैं टेस्ट के माध्यम से सॉल्व करने का प्रयास करूंगा।
चलिए, तो एक टॉपिक था जो सभी एग्जामों में बहुत महत्वपूर्ण हो गया है वो, और ना कभी छूटने वाला है वो टॉपिक, जिसको मैं आज बेसिक इंट्रोडक्शन बता देता हूँ ताकि उसके बारे में हम लोग और बेहतर ढंग से समझ सकें। और वो टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। आपको बहुत बेहतर ढंग से उसको समझना है। लाभ हानि के प्रश्न इतने ज़्यादा पूछे जाते हैं कि आप लोग मतलब घुमा घुमा के प्रश्न किए जा रहे हैं उससे। प्रॉफिट एंड लॉस, कुछ लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस बहुत अच्छे से समझ में आता है, कुछ लोग बहुत ज़्यादा वैरायटी के कारण से कंफ्यूज हो जाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस का कॉन्सेप्ट समझ लीजिए ताकि हम लोग आगे इसमें प्रश्न कर सकें। शब्दावली पे ध्यान देंगे। शब्दावली हिंदी और इंग्लिश में बहुत सारे ऐसे वर्ड यूज किए जा रहे हैं लाभ हानि में, जो आपको ध्यान रखने होंगे। और इसके फार्मूले को भी बिल्कुल फार्मूला बेस्ड ये प्रश्न है, कॉन्सेप्ट के साथ आपको ध्यान रखना है। लाभ हानि ऊपर तक दिख ही रहा होगा, लाभ और हानि। प्रॉफिट एंड लॉस। चलिए, इसको आप समझे कैसे। जब भी लाभ हानि की बात आएगी तो मैं हर बार इस टॉपिक में सबसे पहले ये बताता हूं कि लाभ और हानि की बात आएगी तो आप अपने आप को ग्राहक बिल्कुल ना समझें। आप लाभ हानि की के जितने सारे प्रश्न करेंगे अपने आप को एक दुकानदार मान करके इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे, क्योंकि दुकानदार को ही लाभ होगा और दुकानदार को ही हानि होगा। ग्राहक कभी लाभ और हानि की फेर में नहीं फंसता, ग्राहक को हमेशा हानि ही होता है। ठीक है, सामान को क्या करेगा, वो खरीदेगा, मतलब कम में ही खरीदेगा, मतलब ज्यादा में ही खरीदेगा। तो लाभ हानि किसके लिए है, पहला तो दुकानदारों के लिए है। और जितने प्रश्न बनते हैं, एक दुकानदार ऐसा करता है वैसा करता है, इधर जाता है उधर जाता है, इसको इतने में बेचता है इतने में खरीदता है। तो दो चीजें हैं, पहला क्या ध्यान रखना है, प्रॉफिट लॉस किसको होगा, सेलर या दुकानदार को। एक दुकानदार है और लाभ हानि का कॉन्सेप्ट समझिए। एक दुकानदार सेंटर में बैठा हुआ है, दुकान में सामान कहाँ से आता है, दुकान में सामान आता है, ये दुकानदार जितना इसके दुकान का साइज है उससे बड़ा ही दुकान जाता होगा लेने के लिए। मतलब कहना चाहिए ये होलसेल से सामान लाता है, अपने दुकान पे रखता है और बेचता है ग्राहक को। तो एक कॉन्सेप्ट है, यहां से मैं लिख देता हूं बड़ा दुकान। व्यवहारिक गणित के रूप में जाना जाता है या होलसेल। दुकानदार अपने सामान को बेचता है ग्राहक को। तीनों दिख रहे हैं। एक दुकानदार की बात करेंगे, दुकानदार सामान कहां से लाएगा, बड़े दुकान से, तभी तो ला के बेचेगा, घर से तो बना के बेचेगा नहीं, बेचेगा तब भी। और ये ग्राहक है, दुकानदार ग्राहक को देता है। तो हम बात करेंगे इस तीनों यूनिट के बारे में। अब शब्दावली पे जाइए और शब्दावली को समझना है, हिंदी इंग्लिश दोनों में बताने का प्रयास करता हूं। अब ये दुकानदार को बेचना है पेन, पेन बेचना है। पेन लिया बेचने के लिए, ये गया बड़ा दुकान, कहा गया होलसेल के पास। दुकानदार वाले हैं, आज एक दुकानदार वाला आया नहीं है ना, बहुत बड़ा दुकानदार है, वो समझता है पूरा लाभ हानि को, भले गणित बनाने ना आता हो लेकिन पूरे गणित का यही टॉपिक उसको अच्छे से आता है। ठीक, पेन खरीदने गया होलसेल से और उन्होंने 10 पेन सेल किया, सेल
खरीदा, परचेस किया, 10 पेन खरीदा। ध्यान रखेंगे क्वांटिटी कितना है पेन की, 10 पेन खरीदा। किससे खरीदा, होलसेलर से। जब 10 पेन वो खरीदा तो यहां होलसेलर वाला कहता है एक पेन का कीमत है 4 रुपया पड़ेगा आपको। एक पेन कितना पड़ेगा, हाइलाइटर आ रहा है उसमें मार्कर प्रोजेक्टर का, यहाँ पे ना, एक पेन कितना पड़ेगा, 4 रुपया। तो 10 पेन दे दो बोलता है दुकानदार, तो 10 पेन के लिए वो दुकान वाले को, होलसेलर को 40 रुपया दिया, पैसे के रूप में दिया 40 रुपया, और पेन खरीदा 10। 10 पेन को ला करके दुकानदार अपने दुकान में सजा दिया। उसको एक पेन कितना रुपया पड़ा है, 4 रुपया पड़ा है। अब उसके बाद इसने इस 10 पेन को बेचा। यहां से क्या किया है, खरीदा है। खरीदना को, यहीं से मैं शब्दों आपके दिमाग में डालता हूं, खरीदना को कहा जाता है क्रय करना। खरीदना मतलब क्रय करना। इंग्लिश में होगा कौन सा, कॉस्ट। क्रय मूल्य है ना, मूल्य मतलब होगा कितना मूल्य में खरीदा, क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस, PRIC ना, कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य, खरीदा। खरीदने के बाद अपने पास रखा है, रखने के बाद इन्होंने क्या किया, अब इसको सेल किया। सेल किया मतलब बेचा। बेचा किसको, ग्राहक को। बेचना को इसके भाषा में विक्रय कहलाता है। विक्रय मूल्य, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेलिंग प्राइस, या शॉर्टकट में कभी कभी SP लिखा रहता है और इसको बोल देते हैं CP, इसको SP। उम्मीद है इंग्लिश मीडियम वाले भी को थोड़ा बहुत तो समझ में आ रहा होगा, क्योंकि चीजें मैं व्यवहारिक ढंग से बताने का प्रयास कर रहा हूं। एक दुकानदार है, लाभ हानि दुकानदार से रिलेटेड प्रश्न रहते हैं, कस्टमर्स का कोई लेना देना नहीं रहता है। एक दुकानदार ने 10 पेन लाया, होलसेलर से लाया मतलब खरीदा, खरीदा मतलब क्रय किया, क्रय किया मतलब कॉस्ट प्राइस में खरीदा। तो उसका कॉस्ट प्राइस कितना है भैया, प्रश्न के हिसाब से 40 रुपीज, 40 रुपया। इस पेन को इन्होंने, एक पेन को 5 रुपए के हिसाब से ग्राहक को बेचा। 10 पेन था, सेल किया 10 पेन को, 10 पेन सेल किया, एक पेन का कीमत रखा 5 रुपए, और विक्रय मूल्य हो गया, बेचने का मूल्य हो गया 10 पंचे 50। तो SP कितना हो गया, 50 रुपए। इतना चीजें आपको दिख रहा होगा। मीडियम में कोई परेशानी हो तो बिल्कुल बताएं, कि शब्दावली में आपको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत कंफ्यूज करता है। क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य। क्रय करना मतलब खरीदना, कॉस्ट प्राइस है, जितने में उसका लागत, लागत मूल्य भी बोला जाता है इसको, लागत मूल्य, इतना लागत है, इतना कॉस्ट है। समझ में आ गया। अब देखिए शब्दावली क्या क्या होता है और सूत्र कैसे बनता है। आज का कॉन्सेप्ट बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कल हम लोग प्रश्न करें तो आपको ये समझ नहीं आया है, वो समझ नहीं आया, नहीं करना है। तो देखिए, अब व्यवहारिक ढंग से देखिए, 40 रुपया का सामान था, 50 रुपया में बेचा। कितने का सामान, 40 का सामान 50 में बेचा। तो आप लोग, क्या छोटा बच्चा भी बता देगा कि इस दोनों प्रक्रिया के दौरान उसको प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट का मतलब है कि इसको क्या हुआ, लाभ हुआ। पहला चीज तो केवल पूछा जा रहा है आपसे कि इसमें क्या हुआ, तो इसमें लाभ हुआ। दूसरा मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं, कितने रुपये का लाभ हुआ, 40 रुपया में खरीदा, 50 रुपये में बेचा। तो लाभ जो हुआ है वो अगर पूछा जाए तो ₹10,
10 रुपए का लाभ हुआ। कितने रुपए का लाभ हुआ? 10। ये तो देख के बता दिए आप लोग समझ करके। इस लाभ हानि के परिभाषा में देखें अब, तो लाभ का मतलब क्या? पहला सूत्र यहां से मैं लिख रहा हूं, कहां पे प्रकाश आता है जी? यहां पे। यहां तक दिख रहा है क्या आप लोगों को? मैं यहां पे लाइन खींचे, वहां का दिख रहा होगा। आगे अब देखिए, लाभ मतलब क्या? तो लाभ का मतलब हो रहा है, पहला सूत्र है ना, या पहला तरीका, प्रॉफिट मतलब क्या? प्रॉफिट का मतलब होगा सेलिंग प्राइस में, मतलब विक्रय मूल्य में, इस 50 रुपए में इस क्रय मूल्य को अर्थात कॉस्ट प्राइस मतलब 40 रुपीज को माइनस किए तो हमारे पास 10 रुपया बचा है। इसको तो आप डायरेक्ट देख के बता दिए थे, लेकिन प्रोसेस में क्या होगा? प्रॉफिट इज इक्वल टू, प्रॉफिट बराबर सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ऊपर लिख देता हूं मैं, विक्रय मूल्य, जब भी बेचा जाएगा विक्रय मूल्य में क्रय मूल्य को क्या करते हैं हम लोग? घटाते हैं। विक्रय माइनस क्रय, तो क्या हो जाएगा? लाभ हो गया। पहला सूत्र समझ में आ गया, सूत्र बन भी गया। जब भी प्रॉफिट की बात की जाएगी तो हमेशा बेचने वाली राशि ज्यादा रहेगी और खरीदने वाली राशि कम रहेगी। लिखते भी जाएंगे सेम ऐसा ही लिख के रखें कॉपी में भैया, क्योंकि जब आप कॉन्सेप्ट लेने का प्रयास करेंगे, इसको लिखे नहीं रहेंगे ना, तो क्वेश्चन बनाते समय आपका दिमाग खत्म हो जाएगा। फिर इसको सेम संरचना बनाकर लिखिए, क्योंकि मैं दूसरा कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, दूसरा फार्मूला आपके दिमाग में आना चाहिए। तो आपको लाभ का मतलब हो गया, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, अर्थात प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। पहला नियम हो गया। अगर मैं इसको क्या कर देता हूं, लिख तो लिए होंगे, अब नहीं लिखे तो अब इसको लिखेंगे। इसको मैं क्या कर दिया? बदल दिया। किसको बदला मैं? वैल्यू। 10 पेन ही खरीदा, ठीक, 10 पेन ही खरीदा, और पेन खरीदा कितने रुपए में? 4 रुपए में ही पेन खरीदा। तो खरीदना मतलब क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस कितना हो गया? 40। जो पहले था उतना ही खरीदा। जब बेचने की बात आई तो पेन थोड़ा सा डैमेज हो गया था, लाते लाते उसके ढक्कन रिफिल सब टूट गए थे, लेकिन इसको बेचना था क्योंकि दुकानदार है, दुकानदार सामान को किसी भी तरीके से ग्राहक में बेच ही देता है। तो उस 10 पेन को इन्होंने क्या किया, कैसे भी ये बिक जाए, इसके लिए इसने एक पेन की कीमत 3 रुपए रखी। 3 रुपए पर पेन। 10 पेन थे तो सेल किया, बेचा, तो 10 दिया, 30 रुपए में बेचा, तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 30 रुपए। अब देखिए, ये जो डेफिनेशन था उसमें क्या बदलाव आता है? खरीदा उतने में ही था, 40 रुपया इसमें पैसा लगाया, बेचा कितने में है? 30 रुपए में। देखकर क्या समझ में आ रहा है? खरीदने वाला पैसा तो ज्यादा दिया है वो, मतलब बेचा 30 में, तो घाटा हो गया, इसको लॉस हो गया। यहां पर लॉस कैसे समझ में आ रहा है? जब कॉस्ट प्राइस ज्यादा हो तब लॉस होगा। तो लॉस का मतलब हो गया, हानि का मतलब हो गया। अब जो ज्यादा बड़ा है, ज्यादा वैल्यू किसकी है? क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य मतलब सीपी माइनस एसपी, या क्रय मूल्य माइनस विक्रय। मतलब क्रय मूल्य 40 था, ये देख 10, 10 रुपए क्या क्या हुआ? लॉस हुआ। तो यहां से क्या हमको मिल रहा है जानकारी? जब हमको हानि होती है तो क्रय मूल्य जितना रहता है वो ज्यादा रहता है, उससे हम लोग विक्रय मूल्य को कम करते हैं, माइनस करते हैं, अर्थात कॉस्ट प्राइस
माइनस सेलिंग प्राइस। तो ये किसका सूत्र बन जाता है? लॉस का। दो सूत्र बन चुके। तो जब आपसे पूछा जाएगा हानि हुआ कि घाटा हुआ, लाभ हुआ, प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, सहायक शिक्षक में तो सूत्र ही पूछा गया था एक बार ऐसी टीटी एग्जाम पिछले बार। लाभ का सूत्र क्या है, उसमें विक्रय की जगह और क्रय की जगह क्या क्या आपको डालना था, और उसको पूरे चीजों को उल्टा पुल्टा करके बार बार घुमा दिया था। तो सूत्र से भी प्रश्न आते हैं, सहायक शिक्षक में विशेष करके फार्मूला को बिल्कुल पढ़ के जाइए, कॉन्सेप्ट पढ़ के जाइए। अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं इसी से, फिर मिटा देता हूं मैं इसको, पूरे चीजों को अब मैं हटा देता हूं। जब आपसे पूछा जाए विक्रय मूल्य निकालना, कभी कभी विक्रय मूल्य का डायरेक्ट फार्मूला आ जाता है। विक्रय मूल्य क्या है? तो विक्रय मूल्य का मतलब होगा ये क्या चला जाएगा उधर, है ना। इसको समझिए विक्रय मूल्य क्या है। यहां पर दिया है, ये आदमी यहां से क्या किया, सामान खरीदा, 40 रुपया का सामान खरीदा, 40 का क्रय किया, मतलब कॉस्ट 40 रुपया कॉस्ट लगाया इस पे, 40 रुपया का ये सामान खरीदा, प्लस इसको 10 रुपए का लाभ, प्लस नहीं करता, 10 रुपए का लाभ हुआ। तो बताइए वो कितने में बेचा होगा? 40 में खरीदा था, 10 रुपया फायदा कमाया, तो कितने में बेचा है? 50 रुपए में बेचा है। ये भी सिंपल। तो यहां पे क्रय मूल्य प्लस लाभ। तो आप लोग कभी भी सेलिंग प्राइस निकालना होगा, सेलिंग प्राइस, तो क्रय मूल्य प्लस लाभ, इससे आपको क्या मिलेगा? सेलिंग प्राइस मतलब कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। तो विक्रय मूल्य का मान आता है। ये समझ नहीं आया क्या? 40 रुपए का सामान लाए थे और हम किसी को बता रहे थे, दूसरे आदमी को बता रहे, दुकानदार अपने परिवार को बता रहा है 40 रुपए का सामान लाया था मैं, ये 10 रुपए फायदा हुआ है, ये ले कितना पैसा गिन के बता। तो घर वाला क्या करेगा, 40 रुपए का पहले सामान था, 10 रुपए लाभ है, तो 40 और 10 कितना हुआ, 50 रुपए में बेचे हो, तब तो 10 रुपए फायदा हुआ है। तो विक्रय मूल्य निकालने के लिए इस प्रकार काम करें। अगर कहा जाता है क्रय मूल्य निकालना, ये जो लास्ट वाला शब्द लिख रहा हूं ना क्रय मूल्य, क्रय मूल्य निकालने वाला नियम बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। कॉस्ट प्राइस निकालना है, हर टॉपिक में कॉस्ट प्राइस निकालना पड़ेगा। अब ये इसको मैं समझाता हूं क्रय मूल्य क्या है। क्रय मूल्य में एक बात कहा गया कि मैंने सामान को 70 रुपए में बेचा ग्राहक को, तब भी मुझे 20 रुपए की हानि हो गई। बेचा कितने में, 70 में, फिर भी 20 रुपए की हानि हो गई। तो बताओ कितने रुपए में सामान खरीदा रहा होगा? तो क्या होगा, ठीक, क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो यहां हो जाएगा विक्रय मूल्य प्लस कितने की उसको हानि हुई। अगर कहा जाता 70 रुपए में खरीदा हूं और 20 रुपए का लाभ हुआ,
इसको भी समझिए। 70 रुपये में बेचा है, सॉरी 70 रुपये में बेचा, ग्राहक को 20 रुपये का लाभ हुआ, तो कितने में बेचा होगा, तो कितने में खरीदा है, उसका कॉस्ट प्राइस। तो फिर से यहां पर अब लाभ हो रहा है तो लाभ को हटाना पड़ेगा, इसी में फिर विक्रय मूल्य, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं बार बार, इससे प्रश्न बहुत ज्यादा आते हैं, प्लस माइनस गड़बड़ा दिए तो आपका आंसर गलत हो सकता है। वैसे विक्रय मूल्य के मामले में भी हो जाएगा, क्रय मूल्य माइनस हानि। इसको बोल देता हूं मैं शब्दों में, मैंने एक सामान को 40 रुपये में क्या किया, खरीदा, ठीक, 40 रुपये में खरीदा और मुझे 10 रुपये की हानि हो गई, ठीक, तो हो जाएगा 40 में खरीदा, 10 की हानि हुई, तब 30 रुपया में बेचा है, सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, उसका 30 हो जाएगा। अभी कितने सूत्र बनेंगे देखते रहिए, 1 2 3 1 2 3 4 5 6, 6 सूत्र हो गए हैं। वैसे लाइन टू लाइन समझ में आ रहा होगा तो ठीक है। अभी आप लोग संख्या पे मत जा करके कॉन्सेप्ट समझिए कि किसको किसको माइनस प्लस कर रहे हैं, संख्यात्मक रूप से आप लोग एग्जाम्पल तो अच्छे समझ रहे हैं। अब इसको कभी कभी डायरेक्ट पूछ दिया जाएगा तो ध्यान रखिए, ये दोनों एक पेयर है ना। क्रय मूल्य को निकालने के लिए दो तरीके हैं, जब विक्रय मूल्य में हानि को जोड़ा जाता है तो क्रय मूल्य निकलता है, कॉस्ट प्राइस निकलता है, और विक्रय मूल्य में लाभ को हटाया जाता है, तो मैं सबका उदाहरण देके बताया हूं ना। अब मैं इसको हटा देता हूं और आपसे प्रश्न देता हूं, क्योंकि इतने प्रश्न, ये वाला जो हिस्सा है ये केवल सिंगल क्वेश्चंस के हिस्से हैं। अभी मैं आप लोगों को लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत नहीं बता रहा हूं, है ना। लाभ प्रतिशत हानि प्रतिशत अगर अभी बताना शुरू कर दूं तो अभी इसमें आपका दिमाग उलझ सकता है, क्योंकि क्वेश्चन के हिसाब से आगे बढ़ते जाते हैं। चलिए एक क्वेश्चन देखिए, लाभ प्रतिशत ही बताता हूं। लाभ प्रतिशत पूछा जाता है आपको कभी कभी, लाभ प्रतिशत क्या है, प्रॉफिट का परसेंटेज निकालना होता है कभी कभी। तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए जो लाभ दिया रहता है उस लाभ वाले संख्या को किससे गुणा करना पड़ेगा, जो क्रय मूल्य दिया रहता है उस क्रय मूल्य से गुणा करना है इनटू 100। तो परसेंटेज की वैल्यू 100 है, तो प्रॉफिट इज इक्वल टू प्रॉफिट का परसेंट, प्रॉफिट बाय सीपी इनटू 100। कभी कभी लॉस का परसेंट निकालना होगा या हानि का, तो क्या करना है, जो हानि है उसको हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे बटे क्रय मूल्य को हम लोग छोड़ेंगे नहीं कहीं भी, क्रय मूल्य हमेशा एक ही जगह रहता है, वो भी नीचे में परसेंटेज निकालते समय। तो हानि प्रतिशत या लॉस परसेंट हो जाएगा लॉस इक्वल टू सीपी इंटू 100। दोनों एक ही सूत्र है, ये इंग्लिश में हिंदी में है। एक तीसरा आता है, अगर लाभ प्रतिशत दिया होता है और आपको क्रय और विक्रय मूल्य निकालना होगा तो कैसे करेंगे, इसी से वो बनता है, प्लस माइनस करके इधर उधर ये माइनस होगा। जैसे भी मैं प्रश्न दिया था उसी प्रश्न में इसको निकालने का प्रयास करेंगे। ये हटा दूं क्या, ये वाला, ये मिटा देता हूं। आप नोट्स बहुत अच्छे से देखेंगे और इसको समझने का प्रयास करें।
चलिए, लाभ प्रतिशत या उसका प्रश्न, विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य या इसके प्रश्न आप लोगों का उत्तर, जो जहां जहां जो चीजें हैं उसको हम लोग कर सकते हैं। इसको निकालने के लिए थोड़ा सा दिमाग खपाना पड़ेगा। चलिए, क्वेश्चन है, एक दुकानदार ₹50 में एप्पल, सेब खरीदता है तथा उसे ₹60 में बेच देता है, तो उसको कितने प्रतिशत प्रॉफिट हुआ, लाभ हुआ? एक दुकानदार ₹50 में सेब खरीदा और उसे ₹60 में बेच दिया, तो उसको कितना प्रतिशत लाभ हुआ? परसेंट में निकालना है प्रॉफिट को। प्रश्न ये नहीं पूछा है कि उसको कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ, इसी में आप लोग फंसेंगे। रुपए में प्रॉफिट नहीं बताना है आपको, परसेंटेज में प्रॉफिट बताना है। फिर से वो चीजें बना लेंगे। अगर ये बिल्कुल समझ नहीं आता आप लोगों को तो ये बना लीजिए। एक सेलर है, यहां से लाया है 50 में सेल, उसको खरीदा और 60 में कस्टमर को बेचा है। इस पूरे प्रक्रिया में ₹10 का प्रॉफिट हुआ है उसको। मैं इसको, आप लोग बनाइए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, या फिर डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड है तो सभी आंसर देंगे। कितने परसेंटेज का, रुपए और परसेंटेज में डिफरेंस है, अभी पहले ही प्रश्न में आपको बता दिया हूं मैं, ताकि आप जब सॉल्व करें तो चीजें आपको दिमाग में रहे। यहाँ पे बिल्कुल जब हल करते हैं तो जब नोट्स बनाएं, सबको एक एक करके लिखते जाएं। खरीदा है मतलब कितने रुपए में? ₹50। मतलब उसका सीपी या कॉस्ट प्राइस, या हमको क्या लिखना होगा इसको, उसका क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है? ₹50। उसको बेचा कितना? एसपी, सेलिंग प्राइस, या विक्रय मूल्य। वी मूल्य लिख दूं तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ₹60। अगर विक्रय मूल्य ज्यादा होता है और क्रय मूल्य कम होता है तो उसको, कोई भी व्यक्ति को लाभ ही होता है। तो यहाँ पे लाभ का बराबर हो जाएगा, लाभ बराबर, लाभ का सूत्र पहले, सबसे पहले हम लोग देखे थे, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य है 60, क्रय मूल्य है 50, उसको लाभ हुआ है कितने रुपए का? ₹10 का। ये जो लाभ आया है ये रुपए में आया है। आपको निकालना है परसेंटेज लाभ का, जो कि ये है लाभ के प्रतिशत का सूत्र। प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट बाय सीपी इंटू 100। तो लाभ का प्रतिशत है लाभ बटे क्रय मूल्य गुना 100। तो लाभ कितना है? ₹10 का लाभ है, और क्रय मूल्य कितना है? ₹50। क्रय मूल्य है ₹50 गुना 100। 50 से कम 50, 50 दूनी 100, और 10 दूनी
20, 20% का प्रॉफिट होगा और 10 रुपए का लाभ होगा। रुपए में 10 रुपया और प्रतिशत में 20%। चलिए, अब मैं इसको एक कॉन्सेप्ट को बदलता हूं और अंक को बदलता हूं। दुकानदार ने 60 रुपए में सेब खरीदा, यही सेम करना है। खरीदा कितने में? 60 रुपए में खरीदा और उसको 40 रुपए में बेच दिया, तो उसको कितने प्रतिशत प्रॉफिट या लॉस हुआ? ये दूसरा नेचर होता है, ये डायरेक्टली नहीं बताता कि उसको लॉस होगा या प्रॉफिट होगा, बस ये बता देता है कि उसको क्या होगा। आपको ये भी बताना है कि उसको प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, ये भी बताओगे, और कितने प्रतिशत का प्रॉफिट और लॉस हुआ ये भी बताओगे। लाभ या हानि दोनों बताना है। चलो इसी को बना लीजिए, फिर मैं आज क्लास ऑफ करता हूँ। उत्तर सब देंगे। कौन सा मूल्य ज्यादा है, और जो मूल्य ज्यादा होता है उससे कम वाले मूल्य को माइनस किया जाता है। अगर ऐसे स्थिति में है तो यहाँ पर कॉस्ट प्राइस 60 है और विक्रय मूल्य 40 है। जितने में खरीदे उससे कम में बेच रहे हैं, जितने में खरीदे उससे कम में बेच रहे हैं। विक्रय मतलब सेल कर रहे हैं तो कम है। यहाँ पर आपको क्या हो गया? हानि हो गया। हानि 60 माइनस 40 कितने रुपए का? 20 रुपीज का हानि हो गया। तो हानि का प्रतिशत क्या होगा? हानि प्रतिशत हो गया हानि बटे क्रय मूल्य गुना 100। हानि का मान हो गया 20, क्रय मूल्य हमेशा सेम रहता है, ये हो गया 20 बटे 60 गुना 100। 20 एकम 20, 20 तिया 60, 3 का पहाड़ा इसको पढ़ेंगे, 3 तिया 9, फिर ये क्या बन जाएगा? फिर 10 बन जाएगा, 3 तिया 9 दशमलव 3333 या 33 सही, 1/3 भी होता है तब भी वही उत्तर है। लॉस सही है, सबका आंसर लॉस होगा, और लॉस भी होगा तो 33.33% लॉस होगा। अभी हम लोग इस लाभ हानि को एकदम शुरुआत से समझने का प्रयास कर रहे हैं, और मैं आपके माइंड में हर चीज को, विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट परसेंट, लाभ परसेंट, क्योंकि कुछ प्रश्न ऐसे आएंगे जहां पर आपको ये लाभ के जगह पर लाभ का जो फार्मूला होता है उसको डालना पड़ेगा, है ना। जैसे लाभ का फार्मूला क्या होता है? विक्रय माइनस क्रय,
तो कभी कभी विक्रय माइनस क्रय लिख करके यहाँ पे सॉल्व करना पड़ेगा लाभ प्रतिशत निकालने के लिए। तो इसलिए बिल्कुल रेडी रहेंगे हर चीज को समझने के लिए। हाँ, सूचना है, अभी क्लास मंडे को लगेगी, मैं उपलब्ध नहीं रहूंगा, इसलिए तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ 2 दिन के लिए। ठीक है, बाहर जाना पड़ रहा है मुझे, तो इस टॉपिक को लेकर के, और हो सकता है तो एक बेसिक टेस्ट भी मैं इस 2-3 दिन के बीच में ऐप में डाल दूंगा। ऐप क्या है आपके लिए, कभी भी उसको ओपन करके दे सकते हो, 50 से 100 प्रश्न के बीच। अगर आप लोग सेट का एग्जाम डाले होंगे तो सेट के एग्जाम के अनुरूप भी प्रश्न बन सकता है उस 100 प्रश्न में, तो आपको बेनिफिट मिल सकता है सेट अगर डाले होंगे तो। ये चीजें अभी सामने सेट के एग्जाम में, हॉस्टल वार्डन के एग्जाम में, शिक्षक भर्ती के एग्जाम में और अन्य जहां फॉर्म भरे सब में काम आने वाला है। तो ये मत सोचिए कि एक ही चीज है, आपको समग्र जानकारी या सब चीजों को पढ़ने हैं, इस रूप में तैयारी करिए तो थोड़ा सा दबाव कम रहेगा आपके ऊपर। चलिए मिलते हैं फिर हम लोग मंडे को। टेस्ट में एक टेस्ट डाल दूंगा आपको, जैसा भी टाइम मिलेगा, 50 से 100 प्रश्न के बीच, 75, 50, 100 कुछ भी हो सकते हैं, और उसमें डायरेक्ट आंसर और रैंक भी मिल जाएगा। सब लोग उसको देंगे, क्योंकि जुड़े आज कम है तो ग्रुप में भी डाल दूंगा, जिनको टेस्ट देना होगा एप्लीकेशन में जाके दे सकते हैं। जुड़ दो, जब भेज दो। ठीक।